चलिए, कल के क्लास में हम लोग एनसीएफ की अवधारणा के बारे में डिस्कशन किए हुए थे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में। हिंदी में क्या बोले थे इसको? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसमें हम कुछ अवधारणा आप लोगों को बताए हुए थे, जिसमें हमने कहा था कि सबसे पहले हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया था? 1968 में। दूसरी बार हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया? 1986 में। 1986 वाला का सिफारिश क्या क्या था? पहला सिफारिश यह था, क्या करना? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत की जाए और डिस्टेंस एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, ये 1986 वाला का सिफारिश था। उसके बाद फिर से हमारे देश में 1987 में कौन कमेटी का गठन हुआ? आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था बताइएगा? पहला उद्देश्य क्या था? शिक्षकों को सेवा से पहले ट्रेनिंग देना है, और दूसरा क्या था? उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना अपने देश में किया जाए। और उसके बाद फिर से हमारे देश में 1993 में किस कमेटी का गठन हुआ? प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन हुआ। और ये प्रोफेसर यशपाल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? प्रोफेसर यशपाल ही थे। और इनको भी दो उद्देश्य दिया गया। पहला उद्देश्य क्या था कि आचार्य राममूर्ति के कमेटी के अवलोकन करना, उन्होंने जो बातें कही हैं। और उसके बाद दूसरा इनका क्या था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा को भारमुक्त हम कैसे बनाएं। ठीक है। और तत्पश्चात 1993 में प्रोफेसर यशपाल ने कितने देश के शिक्षाविद को बुलाया? 21 देश के शिक्षाविदों को हमारे देश में बुलाया। और उन्हें 21 देश के शिक्षाविदों ने जो सुझाव दिया, वो एनसीएफ 2005 का विशेषता बनते चला गया। क्लियर ना? यही बात हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन किए थे। आज विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो एनसीएफ 2005 की विशेषता। एनसीएफ 2005 की विशेषता क्या क्या है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का हमको क्या पढ़ना है? विशेषता पढ़ना है। क्लियर? चलिए, अब देखिएगा, इसके विशेषता से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी के विशेषता से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला विशेषता क्या था? तो पहला विशेषता यह है कि भाई शिक्षा का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज फ्रेमवर्क के क्षेत्र में हमारा कौन सा है? तो एनसीएफ 2005 ही है। यह आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि फ्रेमवर्क पाठ्यचर्या के क्षेत्र में अभी तक का सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क कौन है? अभी तक का सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क कौन है हमारा? एनसीएफ 2005 ही है। ठीक है, पहला विशेषता तो यही हो गया। दूसरा ये था कि ज्ञान को स्कूल के अलावा कहाँ से जोड़ना है? बाहरी जीवन से जोड़ना है। जो हमारा नॉलेज होगा, वो नॉलेज को क्या करना है? स्कूल के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ने का प्रयास करना है। अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमने कल भी इस पर चर्चा किया हुआ था कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से कैसे जोड़ना है। जैसे नॉलेज जो हम ब्लैक बोर्ड पर या सैमपट पर या व्हाइट बोर्ड पर क्लास में देते हैं, अगर हम उस टॉपिक को समझा दिए तो उस टॉपिक को मेरा कर्तव्य है कि इसको जा करके प्रैक्टिकली दिखाना, मूर्त रूप से बच्चों का दर्शन कराना। अगर हम किसी प्लांट की अवधारणा के बारे में बता रहे हैं कि प्लांट जो है किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है, किस तरह से इसमें जाइलम की प्रक्रिया होती है, कैसे फ्लोएम होती है, जड़ क्या होता है, तना क्या होता है, पत्ता क्या होता है, अगर हम इन सब चीज़ों को व्हाइट बोर्ड पर दिखा रहे हैं तो एनसीएफ 2005 कहता है कि केवल वह ज्ञान देना ज्ञान नहीं है। ज्ञान को क्या करना है? बाहरी जीवन से जोड़ने का प्रयास करना है। अर्थात जिस तरह से आपने प्लांट को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर, तो आप प्रैक्टिकली फील्ड में ले जा करके बच्चों को यह दिखाने का प्रयास करें कि आखिर इस पौधा में प्लांट कहाँ पे, इस प्लांट में जो है पत्ती कहाँ पे है, जड़ कहाँ पे है और तना कहाँ पे। इसी को हम लोग कहते हैं ज्ञान को स्कूली से बाहरी जीवन से क्या करना? ज्ञान को स्कूल के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ना। ये था हमारा पहला विशेषता। दूसरा विशेषता यह है कि पढ़ाई को रटंती प्रणाली से क्या करना है? मुक्त करना। देखिए, एनसीएफ 2005 हमेशा ये विशेषता में अपने यह बात कह चुका है कि देखिए, रटने पर जोर आपको नहीं देना है। जोर कहाँ देना है? तो समझने पर आपको जोर देना है।
यहां तक कि एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल दिया है कि रटना ज्ञान नहीं है, ज्ञान कौन है? समझना। समझना को ज्ञान हम कहेंगे, रटने को हम ज्ञान नहीं कहेंगे। यह बात कौन कहता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसीलिए इन्होंने कहा कि पढ़ने को रटंती प्रणाली से मुक्त किया जाए, मतलब रटने की प्रवृत्ति से बच्चा को बिल्कुल फ्री कर देना है, समझने की प्रवृत्ति पर बच्चों को बढ़ावा देना। ये कौन बात कह रहा है? ये एनसीएफ, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एनसीएफ के विशेषता। अब देखिएगा तीसरा विशेषता क्या है कि पढ़ाई को पाठचर्या जो है वो पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो। अब पाठचर्या को हम लोग बोलते हैं कोर्स ऑफ स्टडी। क्या बोलते हैं? कोर्स ऑफ स्टडी। करिकुलम के बारे में आपने नाम सुना होगा, पाठ्यक्रम, है ना? ये है पाठचर्या। पाठचर्या का तात्पर्य क्या होता है? दिनचर्या का नाम तो आप लोग सुने होंगे। दिनचर्या का मतलब क्या हो? एक व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक जितना काम किया वो सब दिनचर्या के अंतर्गत में आता है। हम लोग कभी कभी सामान्य भाषा में इस तरह का इसको यूज करते हैं कि आज का मेरा दिनचर्या बहुत खराब रहा, मतलब आज का दिन हमारा खराब रहा कि सुबह से शाम तक जो काम किए हैं सफल नहीं हुआ। मतलब जो काम आप अपने जीवन में प्रत्येक दिन करते हो वो आपका दिनचर्या बनते चल जाता है। तो उसी तरह से एक कोर्स के अंतर्गत में मान लीजिए कि बीएड एक कोर्स है, और बीएड कोर्स के अंतर्गत में क्या क्या आपको करिकुलम एक्टिविटी करनी है, क्या क्या को करिकुलम एक्टिविटी करनी है, मतलब पाठ्यक्रम क्रियाएं और पाठ्य सहगामी क्रियाएं। करिकुलम एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि किताब में जो चीज़ें दिया हुआ है सिर्फ उसको पढ़ना करिकुलम एक्टिविटी है। को करिकुलम एक्टिविटी का मतलब ये होता है अदर्स एक्टिविटी। जैसे अगर किसी बच्चा को क्लास 5वीं में हम पढ़ा रहे हैं तो क्लास 5वीं के मैथ में प्लस माइनस गुना भाग वगैरह वगैरह दिया हुआ था तो उसको सिखा दिए, लेकिन बच्चा को फुटबॉल सिखाना भी जरूरी है, बच्चा को कबड्डी खिलाना भी जरूरी है, बच्चा को संगीत में पार्टिसिपेट कराना भी जरूरी है, बच्चा को डांस प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कराना जरूरी है। तो जो किताब में बातें दी हुई हैं उनको पढ़ाना उसको बोलते हैं हम लोग करिकुलम एक्टिविटी। और जो किताब में नहीं है बाहरी एक्टिविटी के द्वारा जब बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं वो कहलाता है हमारा को करिकुलम एक्टिविटी। हिंदी में उसको बोलते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। क्लियर बात? तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि पाठचर्या जो आपका होना चाहिए वो पाठ पुस्तक केंद्रित न हो। मतलब कह रहा है कि जो भी आपका कोर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए, तो एक बात समझिए कि ये कह रहा है कि जितना किताब में दिया है केवल उतना ही बच्चों को पढ़ाने का प्रयास नहीं कीजिए, बच्चा को कुछ अलग से देने का आपको प्रयास करना है। बुक सेंटर्ड एजुकेशन आपको नहीं चलाना है। बुक सेंटर्ड का मतलब होगा किताब केंद्रित शिक्षा। किताब केंद्रित शिक्षा का मतलब ये हो गया कि जो किताब में दिया है उतना ही बताएंगे, बाकी एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे भाई अगर एनसीएफ 2005 तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक चर्चा करता है, तो अगर मान लीजिए क्लास 5वीं के बच्चा को या क्लास 1 के बच्चा को अगर आप सिखाते हैं कि बेटा ये 5 और 2 मिलकर के 7 होता है, अगर आप सिखाते हैं कि 7 और 3 मिलकर के कितना होता है 10 होता है, और यह दोनों जोड़ उसके किताब के में दिया हुआ है। अब बोले कि देखो बेटा कितना किताब में दिया है 5 + 2 मतलब 5 और 2 को ऐड करना है तो कितना होगा आंसर 7। 7 और 3 को ऐड करना है तो कितना होगा आंसर 10। लेकिन बच्चा बाल अवस्था के काल में है क्योंकि वो क्लास 1 में, और बाल अवस्था का काल प्रश्न काल का समय कहलाता है। तो प्रश्न काल का समय है तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी रहेगा कि जब 5 × 2 = 7 और 7 × 3 = 10 तो 10 × 4 कितना। बच्चा आपसे सवाल पूछ सकता है कि सर 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10 और 10 × 11 वो कितना। आपसे सवाल ये भी कर सकता है क्योंकि प्रश्न काल का समय है कि सर ये बताइए 10 और 11 कितना होगा। ठीक है ना? तो आप यह बात कहेंगे क्या किताब में दिया है? तो नहीं, तो काहे दिमाग लगा रहा है, सही में एक किताब में नहीं दिया है। अब एक शिक्षक होने के नाते आप पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा कब कराते हैं कि जितना किताब में दिया हम उतना ही बताएंगे। मतलब वो कौन एजुकेशन हो गया? बुक सेंटर्ड एजुकेशन हो गया। उसको बोलते हैं पुस्तक केंद्रित शिक्षा। जितना किताब में दिया है उतना ही बता रहे हैं।
तो ऐसा आपको नहीं करना है। अरे भाई, जब आप 5, 2, 7 बता रहे हैं, 7 दिन 10 होगा, तो बच्चा के मन में ये भी तो सवाल है कि 10, 11 कितना होगा। अब भले ये किताब में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, बात समझ में आ रही है। तो किताब में नहीं दिया, फिर भी उसके मन में तो यह प्रश्न जग रहा है ना, तो हमको यह बताना है उसके कंसेप्ट को। इसीलिए कहा गया है कि एनसीएफ 2005 रटने पर बल नहीं देता है, समझने पर बल देता है। तो बच्चा जब यह समझ लिया रहता है कि 5, 2 कैसे 7 हुआ और 7, 3 कैसे 10 हुआ, तो वो भी समझ रहा है कि 10, 11, 21 कैसे हुआ। अब इसको तो रटा करके सिखा दें कि इसका 7 आंसर, इसका 10 आंसर, लेकिन बच्चा के मन में तीसरा सवाल भी आ सकता है, क्योंकि बालावस्था का काल है। तो जब आप बुक सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कराएंगे तो बच्चे अपने हर समस्या को दूर कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप किताब केंद्रित शिक्षा पर बल देंगे तो वो अपने हर समस्या को दूर नहीं कर सकते। मतलब निष्कर्षतः हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप एक शिक्षक होने के नाते बुक सेंटर्ड एजुकेशन नहीं देंगे, किताब से कुछ हटकर ज्ञान को जरूर देना है। ये जरूरी नहीं है कि जितना किताब में दिया है हम उतना ही बताएंगे, ये गलत है। एक शिक्षक होने के नाते ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। जितना किताब में दिया है उतना तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके अलावा भी अगर सवाल उसके मन में आ रहा है तो उस सवाल को शांत करने का उत्तर भी हम देंगे कि बेटा अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम ऐसे बना सकते हो, अगर ये है तो तुम ऐसे बना सकते हो। बातें समझ में आ रही है। सपोज डेट, मान लीजिए क्लास 9th में समकोण त्रिभुज के बारे में बच्चा को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और हम लोग कहते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग कहें कि यह अगर भुजा 3 है और यह भुजा 4 है तो यह कितना होगा। अगर सवाल यह करते हैं और इसका फॉर्मूला आप बता दिए कि कर्ण को हमको कैसे निकालना है, 4 चौका 16, 3 3 9 25 रूट में 5, इस तरह से कर्ण को हमको कैसे निकालना है। अगर इस अवधारणा को आप बच्चे को बता दिए तो बच्चा के मन में ये भी तो सवाल आ सकता है सर कि अगर यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 तो ये कितना, ये भी तो सवाल आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताइए। अगर मान लीजिए यह अगर 2 और यह अगर 5 तो यह कितना, ये भी सवाल आ सकता है। आपके किताब में केवल दिया है कर्ण निकालने की विधि, ठीक है, लेकिन बच्चा के मन में आधार निकालने की विधि भी काम आएगा। वो कहेगा कि आधार कैसे निकलेगा और वो कहेगा लंब कैसे निकलेगा। तो केवल किताबें में जो दिया है उतना ही सिखाकर छोड़ देंगे तो सीख लेगा बच्चा। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको बुक सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कराना है, किताब से हटकर भी चीज़ों को सिखाने का प्रयास करना है। ये कौन कहता है, हम नहीं कह रहे, यह एनसीएफ 2005 की विशेषता कहता है। और एनसीएफ 2005 की विशेषता कोई और नहीं कहा है, 21 देश के महान शिक्षाविदों ने इस बात को प्रूव किया और यह बिल्कुल सच्चाई है, सत्य है, अभी भी इसमें कोई गलती बात नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कक्षा 5वीं में बच्चा पढ़ता है, कक्षा 5 में बच्चा पढ़ता है और बच्चों में राष्ट्र के प्रति आस्था को जागृत करना है। क्या जागृत करना है, राष्ट्र के प्रति आस्था को जागृत करना है। और बच्चा कितना क्लास में पढ़ता है, मात्र और मात्र 5 में या मान लीजिए 2 में पढ़ता है। इस बच्चा में हम राष्ट्र के प्रति आस्था को कैसे जागृत कर सकते हैं, सवाल ये है। तो आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप नर्सरी में रहते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं, एलकेजी यूकेजी में रहते हैं, तभी से आपको स्कूल में जाने के बाद में जैसे ही स्कूल में आप प्रवेश करते हैं तो क्लास लगने के पहले प्रार्थना कराया जाता है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, कृष्ण खुदा हुआ, कराया जाता ना। भले बच्चा को गाने आए चाहे नहीं है, लेकिन लाइन में उसको खड़ा रहना है, ठीक है बात। उसके बाद आपने देखा होगा जय हिंद, जय भारत, जयकारा बुलाया जाता है बच्चों से। उसके बुलाया जाता है भारत माता की, तो बोलता है बच्चा सब जय, भारत माता की तो जय, जन गण मन अधिनायक की जय है। सब लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़ा होकर के गाते हैं। भले बच्चा को शुरू में गाने नहीं आता, लेकिन सावधान मुद्रा में जरूर खड़ा होगा देख देख कर, ठीक है ना। वंदे मातरम गाता है। अब देखिए जब बच्चा क्लास 1 में पढ़ता है, 5 साल का उसका उम्र है,
तो उसी समय से उसको देश के प्रति आस्था को जागृत किया जाता है। उसी समय से यह बताया जाता है कि हमारा देश महान है, आई लव इंडिया, हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा बताया जाता ना बच्चे को। अब देखिएगा वहां पर क्या हो गया कि जब बच्चा क्लास 1-2 में पढ़ता है तभी से यह वाला काम हम कराने लगते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सरदार भगत सिंह अमर रहे, इस तरह का जयकारा हम लोग लगाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बच्चों में राष्ट्र के प्रति आस्था को जागृत करना है, बच्चा को धीरे धीरे यह समझाना है कि हमको अपने देश से प्यार करना चाहिए, बच्चा को धीरे धीरे यह समझाना है कि हमें अपने तिरंगा का सम्मान करना चाहिए। तिरंगा अगर कहीं फेंका हुआ है तो उसको सुरक्षित जगह पर उठाकर रखेंगे, उस पर पैर नहीं लगना चाहिए। शुरू से ही बच्चों में हम यह आस्था को जागृत करते हैं। आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर बच्चा को क्लास 1, 2, 3 से जन गण मन अधिनायक नहीं सिखाया जाए, भारत माता की जय कहने का ढंग नहीं सिखाया जाए, सुजलाम वंदे मातरम कहने का ढंग, गाने का ढंग नहीं सिखाया जाए, तो क्या 25 साल में एक युवा, अगर यही बच्चा जो 4 साल का था तो उसको कोई भी आस्था के प्रति जागृत नहीं किया गया, ना उसे प्रार्थना कराया गया, ना भारत माता की जय कहाया गया, लेकिन वही युवा जब 25 साल का होगा, इससे पूछेगा आई लव इंडिया, तो वो सोचेगा क्या कहें, यस कि नो, ठीक है। लेकिन जब इसी बच्चा को शुरू से आस्था जागृत किया गया रहेगा राष्ट्र के प्रति, तो 25 साल के एज में इससे पूछिएगा आई लव इंडिया, तो बोलेगा ऑफ कोर्स, इसमें कुछ कहने वाली बात है, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे, अगर किसी बच्चा में शुरू से राष्ट्र के प्रति आस्था नहीं जागृत किया जाए तो वह आगे चलकर भी राष्ट्र के प्रति उसमें आस्था जागृत नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्ले स्कूल से ही बच्चों को हम लोग प्रार्थना कराते हैं, बच्चों को भारत माता की जय कहना सिखाते हैं, बच्चों को राष्ट्र के प्रति आस्था के जागृत के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्टिविटी हम कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि बच्चे में राष्ट्र के प्रति आस्था जागृत हो, क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के सम्मान को जानना, उस देश के अधिकार कर्तव्य को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आप किस तरह के देश में रहते हैं उनका इज्जत और सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या समझे कि राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी हम तैयार कैसे करेंगे? सवाल का जवाब दीजिए। शुरू से बच्चा को क्या कराना है? जन गण मन आदि जो भी भारत माता की जय, वंदे मातरम वगैरह वगैरह जो भी जो राष्ट्र के लिए समर्पित होता हो, वैसा जो है चीजें हम बच्चा को हमेशा क्या करेंगे? कराते रहेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या है कि कक्षा कक्ष को अन्य गतिविधि से जोड़ा जाए। आपका जो भी पठन पाठन की व्यवस्था है, उस पठन पाठन की व्यवस्था को अदर्स एक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास करना है। बच्चा को अगर आप जोड़ सिखा रहे हैं तो उसको अदर्स एक्टिविटी के द्वारा जोड़ सिखाना है। समझाइए। जैसे देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग जानते हैं कि 5 और 2 7 होता है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है। लेकिन इसको ना एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को सिखाना है। किसी न किसी क्रियाविधि के द्वारा, एक ऐसा क्रियाविधि हम अपनाएंगे कि जिसके द्वारा बच्चे बड़ा आसानी से जोड़ घटाव गुणा को सीख ले। तो सब टॉपिक को सिखाने के लिए प्राथमिक स्तर पर एक एक्टिविटी का निर्माण किया गया है। समझ रहे हैं बात को? जैसे देखिए क्लास 5वीं का एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा क्लास 3 का, तो उसमें एक टॉपिक मिलेगा, उसमें एक चैप्टर का नाम है पौधे की पड़ी, ठीक है। क्लास 3 का जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें पौधे की पड़ी, उसमें क्या होता है कि नाम रहता है उसका पौधे की पड़ी। उसमें एक मैडम रहती है और वो मैडम जो है छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन कराती है, ठीक है। कहानी बता रहे, सुनिएगा। छोटे छोटे बच्चों को क्या करती है? ट्यूशन देती है। एक दिन क्या हुआ कि मैडम को प्लांट के बारे में बच्चों को बताना था, तो मैडम सोची
कि अगर ब्लैक बोर्ड पर अगर हम प्लांट के बारे में बच्चों को बताएंगे तो हम ऐसे कहेंगे, देखो ये पत्ती है और ये धनिया का पत्ता है, या आम का पत्ता है, या केला का पत्ता है, या जड़ है, ये तना है। तो मैडम को लगा कि ऐसे बच्चा नहीं समझेगा। मैडम जो क्या की, उसको ले करके बगीचा में चली गई, और बगीचा में चली गई और कही कि बच्चों आज तुमको हम एक खेल सिखाते हैं। ठीक है, हालांकि मैडम का टारगेट था पौधा के बारे में जानकारी देना, लेकिन वो बगीचा में लेकर के गई और बोली कि बच्चों आज तुमको हम एक खेल सिखाते हैं, तैयार हो तुम लोग? तो बच्चा बोला कि यह जी मैम। ठीक है, इस बगीचा में बहुत सारे पेड़ तुमको दिख रहे हैं। जी बहुत सारा पेड़ दिख रहा है। अच्छा चलो, उस पौधे की पड़ी हम है, हम जो ऑर्डर करेंगे वह तुमको करना है, क्या तुम लोग तैयार हो? तो बच्चा सब बोला जी मैम। अब देखिए कितना ज़्यादा उत्सुकता आ गया है बच्चों में कि हम लोग ये खेल खेलने जा रहे हैं। तो जो परी कहेगी वह बात तुम लोगों को मानना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो? तो जी मानेंगे। तो बोली कि सब लोग जो है बगीचा से एक एक पत्ती लेकर के आओ, यह पौधे की परी का ऑर्डर है। समझ रहे? अब मैडम जो है ऑर्डर दी तो सारे बच्चे बगीचा में जा करके और एक एक पत्ते ढूंढना चालू कर दिए, और सभी पौधे के एक एक पत्ते लेकर के बच्चे परी के पास में लेकर के आया और रख दिया वहां पर। अब मैडम को बहुत सारे पत्ते जो है वहां पर दिख रहे थे। कोई जामुन का पत्ता लाया, क्योंकि बगीचा था तो अलग अलग प्लांट लगे होंगे। कोई जामुन का पत्ता लाया था, कोई आम का पत्ता लाया, कोई धनिया का पत्ता लेकर के आ गया। समझ रहे ना? कोई केला का पत्ता लेकर के आ गया, अलग अलग तरह के पत्तियां उनके पास। कोई नीम का पत्ता लेकर के आया। अब मैडम को देखो कितना अच्छा, वेरी गुड, देखो बेटा ये जो तुम पत्ते लाए हो ये किस प्लांट का पत्ता है? यह है नीम का पत्ता। और पता है नीम के बारे में तुम और कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हो? तो जी मैम करना चाहते हैं। तो नीम, अब देखो जैसे ये है तुम्हारे पास, दूसरा आशीष आया तो आशीष को बोली कि देखो बेटा ये जो तुम पत्ते लाए हो ये है पीपल का पत्ता, क्या तुम पीपल के पत्ते के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हो, जानना चाहते हो? तो जी मैम जानना चाहते हैं। देखो बेटा पीपल का पत्ता एक ऐसा प्लांट होता है कि वह हमेशा 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। समझ रहे बात को? 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला जो प्लांट है वो है पीपल, और उसी का पत्ता तुम लेकर के आए हो। मतलब देखिए पत्ते के प्रकृति के बारे में अब बताना मैडम जो है चालू कर दी। धनिया के पत्ते के बारे में बताना, जामुन के पत्ते के बारे में बताना, आम के पत्ते के बारे में बताना। उनको पढ़ाना ही था, प्लांट पौधा नामक टॉपिक ही पढ़ाना था। बताइए वहां पर बच्चा को लगा कि हम खेल खेल रहे हैं, और मैडम धीरे धीरे उन पौधे के पत्तियों के बारे में जानकारी भी दे रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कक्षा कक्ष को अन्य गतिविधि से जोड़ना। हम चाहते तो केवल क्लास में प्लांट बना करके सभी पौधे का चित्र बना करके बता देते कि ये जामुन का पत्ता, ये नीम का पत्ता, ये पीपल का पत्ता, लेकिन उतना ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग नहीं होता जितना इंटरेस्टिंग वो हो गया जब बच्चे को बगीचा में ले जा करके और विभिन्न तरह के पत्तों को दिखाते हुए उनके नेचर, उनके प्रकृति के बारे में बताया गया। उधर कर दीजिए ना, तार लगा हुआ है उधर देखिए। हाँ उसी में परेशान है आप उसी समय से। अच्छा तार भी खुल गया। एगो काम करो, ऊपर लगा दीजिए, बेंच पर चढ़ के और ऊपर ये कर दीजिए। हाँ बस, परेशान है भाई। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर ऑनलाइन वाला भी सब देख रहा होगा क्या परेशान हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ये बात समझते हैं कि ये जो हम आपको बता रहे थे कि कक्षा कक्ष को अन्य गतिविधि से जोड़ा जाए, बताइए हमने कक्षा कक्ष को अन्य गतिविधि से जोड़ा है कि नहीं? जो मैडम एक्टिविटी की, हम चाहते तो सीधा बोर्ड पर भी सिखा सकते थे, लेकिन क्यों हम बगीचा में लेकर के गए? क्योंकि कक्षा कक्ष को हमने अदर्स एक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास किया है। और एनसीएफ 2005 यह हमेशा बात कहता है कि बच्चा को अदर्स एक्टिविटी के द्वारा सिखाइएगा तो बच्चा जल्दी और सार्थक रूप से सीखेगा और इंटरेस्टिंग तरीका से सीखेगा, रुचिकर होकर के सीखेगा, आनंद लेगा बच्चा को मजा आएगा सीखने में। और जिस चीज में आपकी रुचि हो जाती है वो सीखने के लिए आपका उत्सुकता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
अगर जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसको आप अच्छे तरीके से नहीं सीख पाइएगा। जैसे अभी आप आए सीटेट का क्लास करने के लिए, ठीक है, सीटेट का क्लास करने अभी हम बोले कि बाबू देखो आज बैंकिंग का रीजनिंग पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा हमको आता है, तुम लोग आज बैंकिंग का रीजनिंग ही पढ़ा देते हैं। बताइए कितना भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम बताएंगे बैंकिंग का रीजनिंग, रुचि लगेगा पढ़ने में आपको? क्यों? क्योंकि उससे मतलब ही नहीं है हमको तो पढ़ना है सीटेट का सिलेबस। बात समझ में आ रही है? तो जिस चीज़ में आपका रुचि रहता है ना उस काम को अच्छे ढंग से आप करते हैं, जिसमें आपका रुचि नहीं रहता उस काम को उतना रुचिकर ढंग, उतना आनंदित तरीके से, उतना मजे में नहीं करते। इसीलिए समाज के लोग कहते हैं कि जिसमें इंटरेस्ट हो वही काम करो, जिसमें रुचि हो वही काम करो। इसके पीछे लॉजिक है, रुचि जिसमें रहेगा उसमें ऑटोमेटिक आप बेहतर कर जाइएगा, और जिसमें आपका रुचि नहीं रहेगा उसमें ऑटोमेटिक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा रुचि है पढ़ाना, तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई बोलेगा हमको कि 8 घंटा स्टेज पर चढ़ करके बोलना है सिर्फ टॉपिक के बारे में, तो हम बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बोल दे हमको कि स्टेशन पर खिड़की पर बैठ के 8 घंटा टिकट काटना है कंप्यूटर पर, तब हमको समस्या हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम बैठ करके काम करने में इंटरेस्ट हमको नहीं आता है, ऑफिशियली काम करने में हमको इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर कोई कह दे हमको कि 10 घंटा स्टेज पर चढ़ करके यही तुमको कहना है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जा सकता है, तो 10 घंटा बोल सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे हम सुधार सकते हैं। एक ही टॉपिक दे दीजिए कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आप किन किन उपाय, कौन कौन सा उपाय आप सोच सकते हैं, अपना सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो 10 घंटा कंटिन्यू एक लाइन पर बोल सकते हैं कि हाँ भाई क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। क्या है? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें रुचि है, टिकट काटने में रुचि नहीं है। बात समझ में आ रहा? तो जैसे ही बच्चा में रुचि आएगा वैसे ही उस काम को बड़े ही आनंदित और मजे तरीके से वह करेगा। इसीलिए हमेशा यह बात ध्यान रखना है कि कक्षा कक्ष को हमेशा अन्य गतिविधि से जोड़ करके सिखाना है। केवल जो है किताबी भाषा में या पुराने लैंग्वेज में उसको सिखाने का प्रयास मत कीजिए। सब लोग ऐसे ही सिखाता है कि देखो बेटा ये तना है, ये पेड़ है, ये जड़ है, ये फ्लोएम हो रहा है, ये जाइलम हो रहा है। आप कुछ अलग कीजिए ना, क्योंकि आप एक ट्रेन टीचर है, आप एक प्रशिक्षित शिक्षिका है या शिक्षक है, तो आपका काम तो कुछ अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अलग कैसे करेंगे? जब आप एनसीएफ को समझेंगे तब। इसीलिए कहा गया कि कक्षा कक्ष को अन्य गतिविधि से जोड़ा जाए।